गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम जो इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस बना रहे हैं उसमें एक अगला वीडियो देखें। इस वीडियो में हम उन वाक्यों पर चर्चा करेंगे जो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर क्रिया होगी और उस क्रिया में ना लगा होगा। क्रिया में ना लगा होगा तो वाक्य कैसा होगा ये देखते हैं। तो टॉपिक आज का है क्रिया में ना वाले वाक्य। क्रिया में ना लगा हो ना, तो क्रिया में ना कैसे होगा? जैसे मेरे भाई को बाजार जाना है। अब देखिए यहां पर क्रिया क्या है? जाना, और जाना में ही समाप्त हुआ है। वाक्य तो खैर खैर में समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है। इसका टेंस तो आप पहचान ही रहे होंगे, हाँ होने की वजह से प्रेजेंट टेंस है। लेकिन क्रिया देखिए उसमें ना ही आया है। एक और वाक्य देखते हैं। मुझे नया घर आगरा में बनाना है। मुझे नया घर आगरा में बनाना है। अब देखिए यहां भी आप देख रहे होंगे क्रिया में ना आया है। टेंस तो यहाँ भी प्रेजेंट है, टेंस कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस टेंस को बदलना चाहें तो बनाना था कर दें, मुझे नया घर आगरा में बनाना था। और अगर फ्यूचर में ले जाना चाहें, मुझे नया घर आगरा में बनाना होगा। तो टेंस तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि टेंस को यहाँ से पहचान सकते हैं और टेंस होगा और इसमें डिवीजन नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें कोई डिवीजन की बात हम नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप समझ रहे होंगे कि क्रिया में हमने फिक्स कर दिया कि जाना ही होगा। जब आप इंडेफिनिट की बात करेंगे तो फिर जाता हो जाएगा, ता लग जाएगा क्रिया में। और अगर आप कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो क्रिया के बाद रहा आएगा। इसी तरह से परफेक्ट में हो सकता है कि रहा नहा हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा हो। तो इस तरह से हम डिवीजन की बात क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे आपका जो पॉइंट है वो ये है, लॉजिक ये है कि इसमें चूंकि क्रिया में ना ही होगा इसलिए हम डिवीजन की बात नहीं करेंगे, केवल टेंस की बात करेंगे। और टेंस की पहचान के लिए आपको पता है कि अंतिम अक्षर पर हम ध्यान देते हैं और हम टेंस को पहचान लेते हैं। और एक दो वाक्य देखते हैं। मेरी मम्मी को ताजे दूध में मीठी खीर बनानी होगी। यहाँ ठीक है, क्रिया हमारी बनाना ही है, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखते हैं क्रिया में ना है कि नहीं है। और टेंस हमारा यहाँ पर फ्यूचर टेंस हो गया, FT लिख देंगे जिससे कि फ्यूचर टेंस कह सकेंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं तालाब में सभी मछलियों को तैरना था। अब देखिए टेंस तो यहां था होने की वजह से प्रेजेंट नहीं है, गा नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है, था है तो ये पास्ट टेंस है। लेकिन आपको जो देखने वाली बात है वो ये देखना है कि क्रिया में ना आया है। तालाब में सभी मछलियों को तैरना था। एक और वाक्य देखते हैं। सड़क पर पुराने वाहन नहीं चलने हैं। अब देखिए यहाँ पर टेंस हमारा प्रेजेंट है। आपको देखिए कि ये ना वाला वाक्य है कि नहीं, क्रिया में ना लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। सड़क पर पुराने वाहन नहीं चलने हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिया में ना लगाया जा सकता है और ये सभी वाक्य संभव। अपने इमेजिनेशन में बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी आप वाक्य बनाएंगे उनमें क्रिया आएगी और क्रिया में
ही ना लगा होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए देखिए दोस्तों, जब क्रिया में ना होता है तो हम आगे क्या इसमें सीख लें। जब हम क्रिया में ना वाले वाक्य देखते हैं तो हमें ये सीखना होगा कि वाक्य जो है वो कैसा है। एक तो होता है दबाव बनाने के लिए, दबाव जताने के लिए, दबाव दिखाने के लिए, और एक होता है बिना दबाव के। देखिए हिंदी में हम वाक्य को यदि लिखा हुआ देखें तो उसमें ये नहीं पता लगा पाएंगे कि दबाव है या बिना दबाव का है। क्रिया में ना है, दोनों संभावनाएं हैं, और हिंदी में दोनों में कोई अंतर नहीं है, समान होते हैं। हाँ, कभी कभी हम बोलने के ढंग से दबाव प्रकट कर सकते हैं या दबाव हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आज दिन में क्या क्या मुझे करना है, एक लिस्ट बनाई। मुझे बाजार जाना है, दोस्त से मिलना है, दवाई खरीदनी है, मुझे साइकिल रिपेयर करानी है, मुझे अपने पापा का नया कोट भी सिलवाना है। तरह तरह के वाक्य हमारे पास आ गए। तो जो चूंकि लिस्ट में है, हमने ही तय किया है, किसी ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला है, तो फिर वो बिना दबाव के होंगे। तो बोलने के ढंग से अगर मैं इन्हीं वाक्यों से बोलूं, मुझे बाजार जाना है, यानी कि किसी ने मुझे कहा है और किसी के कहे के अनुसार दबाव में हमें बाजार जाना है। तो कहने के लहजे से हम हिंदी में दबाव या बिना दबाव को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें ध्यान रखना होगा, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। हिंदी में तो ना ही होगा क्रिया में, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। हाँ, भविष्य में जो फ्यूचर टेंस की बात है, भविष्य काल की जो बात है, उसमें बिना दबाव का वाक्य नहीं होता। जैसे इसे दो तरह से कह सकते हैं और दोनों में ही दबाव आएगा अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम करना होगा, करना पड़ेगा, अगर पड़ेगा आता है तो हमें आसानी ही होती है पहचानने में कि ये दबाव वाला है, लेकिन करना होगा में भी दबाव है। फ्यूचर टेंस के वाक्यों में जो हम हिंदी में ना लगा देते हैं तो दबाव ही दबाव होता है, जबकि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्यों में ना होने पर दबाव हो भी सकता है, दबाव नहीं भी हो सकता है। ये बोलने वाले के ऊपर होगा या सोचने वाले के ऊपर होगा, वो दबाव के अनुसार वाक्य बना रहा है या बिना दबाव के। हिंदी में कोई अंतर नहीं है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, दबाव वाले बिना दबाव वाले। हाँ, जब प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में दबाव वाले बनाएंगे तो उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। जब प्रेजेंट टेंस में बिना दबाव वाले हम वाक्य लिखेंगे तो उनकी इंग्लिश अलग होगी। इसी तरह से पास्ट टेंस में जब दबाव वाले वाक्य बनाएंगे तो उनकी इंग्लिश अलग होगी, और बिना दबाव वाले वाक्य बनाएंगे तो उनकी इंग्लिश अलग होगी। अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको हमें हिंदी में अर्थ समझने के लिए अगर ना में उसका अर्थ आ रहा है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में प्रेशर है या प्रेशर नहीं है। अगर फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस है, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, बिना प्रेशर के नहीं होगा, ये बात हमें स्पष्ट करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब मान लीजिए कोई हिंदी में वाक्य है और प्रेजेंट टेंस का है, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि इसमें दबाव है या नहीं है। जब आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो तय करने के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, क्योंकि दबाव वाले वाक्यों के लिए प्रेजेंट में अलग हेल्पिंग वर्ब है और बिना दबाव वाले वाक्यों के लिए प्रेजेंट टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब है। तो इंग्लिश में लिखने से पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप इसको दबाव वाला वाक्य मान रहे हैं या बिना दबाव वाला वाक्य मान रहे हैं। अगर दबाव वाला मान रहे हैं तो दबाव वाली हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अगर बिना दबाव वाला मान रहे हैं तो फिर बिना दबाव वाली हेल्पिंग वर्ब लगाइए। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग हैं और इंग्लिश में लिखते समय उन हेल्पिंग वर्ब्स का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, करना चाहिए। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत आसान है। लेकिन आज आप ये समझ लें कि क्रिया में अगर ना लगा हुआ है तो वाक्य कैसा दिखेगा और उसके बारे में हमें क्या सोचना है। वाक्य कैसा दिखेगा, क्रिया में ना लगा होगा, उसके बारे में हमें सोचना क्या है। हमें सोचना है टेंस के अनुसार। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो हमें ये तय करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ये दबाव वाला है या बिना दबाव वाला है। क्यों? क्योंकि दबाव वाले की हेल्पिंग वर्ब्स अलग हैं, बिना दबाव की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर हमें कोई पास्ट टेंस में सेंटेंस मिलता है और क्रिया में ना है तो फिर हमें ये
तय करना है कि जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमें ये तय करना होगा इंग्लिश में लिखने से पहले कि हम इसे दबाव वाला वाक्य मान रहे हैं या बिना दबाव वाला, क्योंकि हिंदी में दोनों में समानता है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, फ्यूचर टेंस में बिना दबाव का वाक्य नहीं होता है। हम जो कुछ भी कहेंगे अगर उसमें ना आया तो फिर वो दबाव का ही है, और हम जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा या ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि हम दबाव वाला माने या बिना दबाव वाला माने। अगर फ्यूचर टेंस का है तो दबाव वाला ही होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप आराम से समझ लीजिए। इसमें प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। इस बात को समझना है कि अगर असर्टिव है तो क्या करना है और अगर इंटरोगेटिव है तो क्या करना है। आपको पता है कि असर्टिव में केवल हमें हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सेंटेंस को बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में, और इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में लगानी है या उससे पहले फिर क्वेश्चन वर्ड, अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में आया तो उससे पहले लगाना है। इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आप पहचानना जरूर सीख लें कि ये वाक्य ना वाला है जिसमें क्रिया में ना लगा हुआ है, और इसके इंग्लिश के लिए हमें डिवीजन का कोई चक्कर नहीं है, डिवीजन को नहीं देखेंगे क्योंकि डिवीजन नहीं होता है, और हमें केवल और केवल टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, और हेल्पिंग वर्ब को यूज करके हम ना वाले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप पहचानने की कोशिश करिए, इसका आप रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करके इसको पक्का कर लीजिए कि आपको ये वाक्य समझ में आ गए हैं हिंदी में, और जब हिंदी में आप अच्छे से समझ लेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट में हमें दबाव बिना दबाव के बारे में सोचना पड़ेगा, फ्यूचर में दबाव ही दबाव होगा, क्रिया में ना आना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिए बच्चों। ये क्रिया में जब ना आ जाता है दबाव या बिना दबाव, ये पैसिव वॉइस में भी बनते हैं, एक्टिव वॉइस में भी बनते हैं और पैसिव वॉइस में भी बनते हैं। आपको पता है पैसिव वॉइस के लिए हमने एक पहचान सीखी है पूरी इंग्लिश में पैसिव वॉइस के लिए एक ही पहचान है। ये बड़ी आसान बात है अगर आप समझ लें कि पैसिव वॉइस के लिए एक ही पहचान है, और वो पहचान क्या है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आपने रिवाइज किया है तो आपको पता होगा, फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं पैसिव वॉइस की पहचान। देखिए इसकी पहचान क्या है, एक ही पहचान है इंग्लिश में, वो ये है कि क्रिया के अलावा, वाक्य में क्रिया के अलावा जाना या इसके रूप, जाना या इसके रूप में हमारा है, जैसे जाना ना आए जा ही आ जाए, इस तरह से जब आएगा। अब चूंकि ये ना वाले हैं तो जाना ही आएगा, रूप नहीं आएगा। अब जाना, जानी, जाने ये कर्ता के अनुसार होगा। प्रश्न हल किए जाने हैं, जाने आ गया, ठीक है। ये पुस्तक खरीदी जानी है, जानी आ गया, और ये प्रश्न हल किया जाना है तो आप जाना आ गया। तो जाना ना जरूर आएगा, क्रिया के अलावा ना जरूर आएगा। अगर ऐसा है तो पैसिव वॉइस होगा। एक दो वाक्य देख लेते हैं, अभी मैंने 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए, एक दो वाक्य लिखकर भी देखते हैं। इस पुस्तक के 3 अध्याय पढ़े जाने हैं। अब देखिए ये एक्टिव है कि पैसिव है। अब देखिए पैसिव के लिए क्या है, क्रिया है यहाँ पढ़ना, और पढ़ना के साथ साथ जाना भी है। मात्रा कुछ भी हो सकती है, आप मात्राओं पे ध्यान देंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस का है और ये पैसिव है। इस पुस्तक के, यहाँ के छूट गया है, इस पुस्तक के 3 अध्याय पढ़े जाने हैं। आप सोचिए एक्टिव है कि पैसिव है। एक और पहचान थी कि कार्य कोई और करेगा, तो यहाँ 3 अध्याय पढ़ने का काम कोई और करेगा, इसलिए भी ये पैसिव है। नहीं तो ये पहचान तो आपकी बहुत अच्छी है और इसको आप समझ लेंगे। एक और बात देख लेते हैं, फ्यूचर का देखते हैं। इस सड़क की मरम्मत की जानी होगी। अब देखिए आप, क्योंकि फ्यूचर है तो दबाव वाला होगा,
एक्टिव है कि पैसिव है, देखिए जरा, एक्टिव है कि पैसिव है। यहाँ पर क्रिया क्या है, करना या मरम्मत करना, और फिर जानी आया है तो ये पैसिव है, काम कोई और करेगा। अगर इस सड़क को हम देखें तो सड़क की मरम्मत कोई और करेगा, इसलिए ये पैसिव है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना वाले वाक्य आप समझ गए होंगे। इससे पहले जो भी हमने वाक्य लिखे थे वो सभी के सभी एक्टिव हैं। आप पैसिव को पहचानते हैं, पूरी इंग्लिश में पैसिव की यही पहचान है। यहाँ ना है तो जाना आएगा, अगर जाना मतलब किसी डिवीजन की बात करें तो कभी जा आएगा, कभी गई आएगा, कभी गए आएगा, कभी जाता आएगा, कभी जाती आएगा, कभी जाते आएगा। लेकिन पैसिव में जा आएगा ही आएगा, जाना के रूप आएंगे ही आएंगे। ये पूरी इंग्लिश में, सॉरी पूरी हिंदी में आपको वाक्य पैसिव वॉइस में समझने के लिए देखना चाहिए। आपने जो भी अभी सीखा है उसका रिवीजन करिए, और अगले वीडियो में हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको सीखेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।